हेलो दोस्तों, मैं नेम रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। फिर मैं आता हूँ। ये वन शॉट वीडियो अभी जो टेक्निकल ग्लिच हो गई, तो पूरी यूनिट मैंने कोशिश किया था कि चारों यूनिट एक वीडियो में आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई, है ना। तो लगभग फोर्थ यूनिट और थर्ड यूनिट का पोर्शन लगभग आधी यूनिट आ चुका है। इस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपकी जो वन शॉट वीडियो है इलेक्ट्रिकल साइंस की, वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रिकल साइंस, जो 2.5 यूनिट हमारा बच गया है ना, थर्ड का हाफ यूनिट और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट इसमें इस वीडियो में आपको कवर अप करने की कोशिश करता हूं। तो उस वीडियो का लास्ट जो मैं टॉपिक एंड किया था उस पे ये था टॉपिक कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। पेपर में पूछा जाता है, पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब बताओ कि इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देयर आर टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड, one is forward torque and another is backward torque. Both torque are equal in magnitude but opposite in direction. एक को हम फॉरवर्ड टॉर्क बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड टॉर्क बोलते हैं। तो बोथ टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है? ये कॉन्सेप्ट आया है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। कभी कभी आ जाता है पेपर में, एक्सप्लेन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, 2 नंबर में आता है। एक्सप्लेन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, एनी सिंगल फेज एसी सप्लाई, कोई भी सिंगल फेज एसी सप्लाई है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी सिंगल फेज एसी सप्लाई होगा तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हुआ आपका, है ना, तो उसके वजह से सिंगल फेज सप्लाई दिया, उसकी वजह से 2 टॉर्क हुए, एक फॉरवर्ड टॉर्क, दूसरा क्या हो गया, बैकवर्ड टॉर्क। तो बोथ टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो जब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो भाई बात, व्हाट आर द मेथड फॉर स्टार्टिंग, हाउ टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहले को बोलते हैं हम लोग स्प्लिट फेज मेथड, स्प्लिट फेज, और रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। सेकंड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। थर्ड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मेथड। फोर्थ वन इज परमानेंट कैपेसिटर मेथड। ये ध्यान दीजिएगा, जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वही क्या है आपका टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यदि पेपर में पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, आप बताओगे कि क्या हो गया, स्प्लिट फेज और रेजिस्टेंस टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड, है ना, और चौथा क्या है आपका परमानेंट कैपेसिटर मेथड। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक मेथड आपका एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक मेथड से ही ये चारों मेथड, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2-3 क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक से आएगा आपका। क्या क्या? पहला कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट नहीं होता है तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया स्प्लिट फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, दूसरा हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, तीसरा हो गया कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड, एंड फोर्थ वन परमानेंट कैपेसिटर मेथड। तो मैं एक मेथड, पहले एक मेथड से ही सारे मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए कितना आसान है ये मेथड ऑफ स्टार्टिंग। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एक वाइंडिंग है वो, जिसकी वजह से 2 कंपोनेंट हो रहे हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया, हमने वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। एक हो गई हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक हो गई हमारी मेन वाइंडिंग।
एक हमने स्विच लगा दिया, ये हमारा रोटर हो गया है ना, केज टाइप के रोटर हमने ले लिया। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको, तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, इसका रोल स्टार्ट करना, इसीलिए इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग, RM एंड XM। और यहां पे हमने सप्लाई दे दिया, सिंगल फेज AC सप्लाई। और इस मोटर को बोला क्या हमने, इसको बोलते हैं फेज स्प्लिट और रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, ओके। अब देखने वाली बात क्या है, जो भी करंट I है, I जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, IM और IST। तो देखिए पहले क्या था कि एक वाइंडिंग थे, उसकी वजह से बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो टॉर्क हो रहा था बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू जो हो रही थी हमारी क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। बट इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट कर रहे हैं, अब क्या किया मैंने कि वाइंडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पोर्शन जो हो गया हमारा, ये मेन वाइंडिंग, सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसका रोल केवल और केवल स्टार्ट करना होता है, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, ये हमेशा साथ देता है, इसलिए इसको मेन बोलते हैं। अब करते क्या है, जैसे हम हाई रेजिस्टेंस रखते हैं स्टार्ट में, स्टार्टिंग के केस में ये लो रखते हैं, ये लो रखते हैं, इसको हाई रखते हैं। तो आप यदि ये लो होगा और ये हाई होगा, ये लो ये हाई और ये लो, तो अंडरस्टूड ये रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मतलब इसका नाम रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड इसलिए पड़ा क्योंकि हम रेजिस्टेंस को वैरी करते हैं, है ना। दूसरा क्या है, फेज स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक सिंगल वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल, तो दूसरा क्या आपका वर्टिकल होता है। तो अब इसके फायदे क्या हैं, अब देखिए समझिए जरा, एक तो इसका नाम क्यों पड़ा ये तो बता दिया। अब रही बात कि हम करते कैसे करते हैं, तो जरा हम फेजर पे आते हैं, इसके फेजर डायग्राम से समझ में आएगा आपको कि हम कैसे इस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ये अंडरस्टूड है कि करंट यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, करंट हमारा डिवाइड हो रही है, तो ये किसमें है आपका, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो फेजर डायग्राम में वो क्वांटिटी हम लेते हैं सबसे पहले जो सेम होता है, तो यहां पे क्या है आपका, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है जी। ये मैं बोल रहा हूं कि हाईली रेजिस्टिव है, लो इंडक्टिव है। जब भी रेजिस्टिव हाई होती है तो फेज एंगल कम होता है, करंट तो लैग ही करेगी, है ना। तो ये एंगल जो हो गया हमारा φST हो गया, ये लो है और ये हाई है, अंडरस्टूड है फेज एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, करंट लैग करेगी। ये हमारा IM हो गया और इस बीच का एंगल क्या हो गया, φM हो गया। तो एक तो फील्ड इसकी वजह से डेवलप हुआ, एक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट करंट डेवलप हुआ I, है ना। यही क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है इस मोटर को। और जैसे ही मोटर ये अपना 70 to 80% ऑफ फुल स्पीड, जैसे आप गाड़ी है ठंडी के टाइम में देखते हो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम धक्का देते हैं, और जब धक्का देते हैं तो गाड़ी जैसे ही चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो हम धक्का देना बंद कर देते हैं। सेम कहानी है, जैसे ही मोटर अपने 70 to 80% पहुंचेगा, ये स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा, और ड्यू टू मेन वाइंडिंग जो हमारा मोटर जो है वो क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। फिर हमारा मोटर क्या करेगा, रन करने लगेगा। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टॉर्क हो वो हाई हो, ठीक है जी, स्पीड जो हो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे, प्रॉपर स्पीड मिले, यूनिफॉर्म। पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, पावर फैक्टर ज्यादा होगा cos फाई, तो लॉसेज कम होगा, लॉसेज होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम पढ़े हैं कि टॉर्क जो प्रोपोर्शनल टू होता है साइन अल्फा, क्या होता है, साइन अल्फा। इन द केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ये जो रिजल्टेंट एंगल है जो अल्फा है ये कम होता है। जब साइन अंडरस्टूड है कि अल्फा 0 है तो साइन 0 0 होता है, अल्फा 90 है तो अल्फा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए हमें। इस मोटर में प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा कम है तो टॉर्क भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये जो मोटर है, ये वाला मेथड जो है आपका लो लोड के लिए यूज करते हैं हम लोग।
फैन हो गया है ना, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जहां भी हैवी लोड की, जैसे मान लो आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, वहां पे ये मेथड यूज नहीं करते हैं। तो रही बात की फिर क्या करें भाई, तो दूसरा मेथड लेके आए, उस मेथड में क्या किया है ना, चेंजेस किया, सेम सर्किट रहा, हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया, है ना, एक कैपेसिटर लगा दिया सेम डायग्राम में भाई। इसके लगाने के फायदा क्या हुआ, इसके लगाने के फायदे ये हुए कि अब हमें स्टार्टिंग टॉर्क, देखो हमने कैपेसिटर दे दिया भाई, अब आते हैं डायग्राम पे फिर फेजर वाले में, फिर वही कहानी पैरेलल में है वोल्टेज, ये इंडक्टिव है IM, उसमें कैपेसिटर लगा दिया, अंडरस्टूड है, ये क्या हो जाएगा, अब ज्यादा हो जाएगा, ये 5ST। अब जो ये अल्फा है ये नियर अबाउट 90 होता है, क्या होता है 90, और हम जानते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, साइन 90 जीरो होगा, साइन 90 मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। पर प्रॉब्लम ये है कि ये केवल और केवल स्टार्टिंग के केस में होगा, जैसे ही मोटर है स्टार्ट हो जाएगा, ये स्विच क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमें जो रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा मोटर जो ये रोटेट करे, रनिंग में भी, स्टार्टिंग में भी हायर स्पीड से, और ये रनिंग में मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे फैन है, फैन क्या चाहते हैं हम लोग की, जैसे शुरू में स्टार्ट हुआ वैसे ही हमारे लास्ट तक चले, नहीं कि एक बार हाई हो जाए, एक बार कम हो जाए, एक बार ज्यादा हो गया। कम ज्यादा होने से क्या होता है कि हम वाइब्रेशन होता है, फिर हम परेशानी हमारे लिए खड़ी हो जाती है। तो अब भाई ये भी हमारी प्रॉब्लम नहीं दूर कर पा रहा है, तो अब हमने क्या किया कि चलो भाई एक और कैपेसिटर लगा दिया, ये भैया लो 2 कैपेसिटर लगा दिया। अब 2 कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, हमारे लिए कोई भी सिस्टम, हम उस सिस्टम को प्रीफर करते हैं। जैसे हमारे देश में भाई एरोप्लेन भी चलता है ना, मर्सिडीज भी चलती है, BMW भी चलती है ना, बस भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, मेट्रो भी। तो हम जनरली मेट्रो, जहां मेट्रो सिटीज है वहां पे हम मेट्रो प्रीफर करते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि इकोनॉमिकल है ना। तो हमारे लिए जैसे ही 2 कैपेसिटर लगा देंगे तो ये हमारे लिए ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कंप्लीट हो जा रहा है कि हमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों केस में स्पीड हमें यूनिफॉर्म मिल रही है, पावर फैक्टर हमें ज्यादा मिल रहा है। पावर फैक्टर ज्यादा का मतलब लॉसेज हमारी क्या है, मिनिमम है, तो एफिशिएंसी क्या हो गई हमारी, मैक्सिमम हो गई। तो लेकिन जैसे ही 2 कैपेसिटर लगा दिए ये कॉस्टली हो गया, क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, बल्कि भी हो जाता है। यदि आप बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हो तो चीजें हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ये अनइकोनॉमिकल होता है, कॉस्टली होता है। दैट्स व्हाई इस मेथड को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। रही बात फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ऐसा करेंगे कि स्विच को भी हटा देते हैं। ये भारत देश है, जुगाड़ पे चलता है। अब हमने क्या किया, स्विच हटा दिया, इस कैपेसिटर को भी हटा दिया, हाँ जी, एक कैपेसिटर लगा लिया हमने, ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जो स्टार्टिंग में भी हो एज वेल एज क्या हो, रनिंग में भी हो, है ना। अब इस केस में हमारा क्या हो गया, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट 90 होती है, टॉर्क हमें मैक्सिमम मिल रहा है, हमें स्पीड जो मिल रही है यूनिफॉर्म मिल रही है, पावर फैक्टर जो cos फाई वो भी हमारा ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और इकोनॉमिकल है। क्यों भाई इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल क्यों इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम कैपेसिटर जो यूज कर रहे हैं सिंगल कैपेसिटर, और स्विच की वजह हमारा पैसा क्या हो रहा है, यहां पे बच जा रहा है। दैट्स व्हाई इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहां पे यूज करते हैं एप्लीकेशन, तो आप बताओगे फैन, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ग्राइंडर, मिक्सर, हेयर ड्रायर, है ना। जो भी डोमेस्टिक लोड, जो डोमेस्टिक में हम लोग घरों में यूज करते हैं, है ना, किचन में यूज करते हैं वो, है ना, वो जनरली हमारा क्या होता है बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो एप्लीकेशन पूछा जाता है 2 नंबर में, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो फैन, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, कोई भी एसी मशीन होगा तो इट मेनली कंसिस्ट स्टेटर, एक तो स्टेटर हो जाएगा भाई,
और दूसरा हो जाएगा रोटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेपर में आया क्वेश्चन। तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं भाई, ये अंदर वाला रोटर हो गया और ये हो गया स्टेटर। समझिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में तुम्हें लिख देंगे कि इट कंसिस्ट मेनली टू पार्ट, वन इज स्टेटर एंड अनदर इज रोटर। ये सर्किल होगी, ये प्रॉपर थोड़ा तो स्टेटर बाहर वाला पोर्शन जो हो गया हमारा स्टेटर हो गया, अंदर वाला जो पोर्शन हो गया हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया। ये एयर गैप होता है ना, इसमें एक फील्ड डेवलप होती है ड्यू टू ये जो एसी सप्लाई दिया हमने, 3 फेज सप्लाई, इसको बोलते हैं आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जिस स्पीड से घूमता है आरएमएफ, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, विच इज गिवन बाय एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। न्यूमेरिकल भी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, इट मेनली कंसिस्ट टू पार्ट, वन इज स्टेटर एंड अदर इज रोटर, है ना। और स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट एंड रोटर इज रोटेटिंग पार्ट, और सप्लाई इज ऑलवेज गिवन टू द स्टेटर। इसका इंडक्शन मोटर नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे? इंडक्शन प्रिंसिपल पे। होता क्या इंडक्शन प्रिंसिपल समझते हैं। हमने 3 फेज एसी सप्लाई दिया है क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये अल्टरनेटिंग, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग होगा तो ये जो एयर गैप है, इसको एयर गैप बोलते हैं, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। एक फील्ड डेवलप होता है, इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जिस स्पीड से रोटेट करता है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, which is given by ns equal to 120 f upon p। f जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और p जो होता है आपका नंबर ऑफ पोल होता है। पोल इज ऑलवेज इवन नंबर। अब क्या होता है कि ये जो फील्ड होगा, ये रोटर तो स्टेशनरी है, तो यहां पे कंडक्टर लगे होते हैं रोटर पे, है ना, कंडक्टर लगे होते हैं। तो ये फील्ड क्या करता है, कट करेगा। जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है और यहां से हम फील्ड पास कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कंडक्टर को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। तो फैराडे ने ये कहा कि व्हेनेवर फ्लक्स कट बाय कंडक्टर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा कहां पे, रोटर साइड पे। कहां पे, रोटर साइड पे। ये क्या करता है, इस तरीके से करता है जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सर्किट जो होगा एज ए क्लोज सर्किट होगा। क्लोज का मतलब है करंट फ्लो होने लगेगा। कौन सा क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। वो जो करंट होगा उसको रोटर करंट बोलते हैं, और वो एक फील्ड डेवलप करता है जिसको रोटर फील्ड बोलते हैं। कौन सा फील्ड, रोटर फील्ड, रोटर फील्ड। ये इसको बोलते हैं स्टेटर फील्ड, आरएमएफ को। जैसे मैच जीतने के लिए 2 टीम खेले होना चाहिए, सेम 2 फील्ड होना चाहिए। कौन सा फील्ड, स्टेटर फील्ड, एक क्या हो गया, रोटर फील्ड। इन दोनों के फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क डेवलप होता है। वही टॉर्क इस रोटर को रोटेट कराता है, और जिस स्पीड से रोटर रोटेट करता है, विच इज गिवन बाय एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। ध्यान देने वाली बातें हैं, पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोटर स्पीड और रोटर स्पीड सेम होता है। रोटर स्पीड इज आल्सो नोन एज मोटर स्पीड, है ना, विच इज गिवन बाय एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। एन एस जो होता है सिंक्रोनस स्पीड होता है। एस को हम स्लीप बोलते हैं। ये डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में आता है। तो स्लीप क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज नोन एज स्लीप। और कैलकुलेट करना होता है तो हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, दैट्स व्हाई एन एस इंटू 100 होता है। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल यही हो गया कि when 3 phase supply given to the stator, a rotating magnetic field produced in the air gap between stator and rotor। शुरू में ये स्टेशनरी होता है, रोटर स्टेशनरी, फिर ये फील्ड क्या करता है, रोटर कंडक्टर को कट करता है, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। वही ईएमएफ क्या करता है, एक अलग करंट डेवलप करता है, उसके से एक फील्ड डेवलप होता है, रोटर फील्ड। एक हो गया आपका स्टेटर फील्ड। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वही टॉर्क मोटर को क्या कराता है, रोटेट कराता है, which is given by an r equal to ns into 1 minus s। अब कहानी क्या है, कहानी एक तो ये पूछा जाए कि why 3 phase इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। तो बताओगे टॉर्क होता है, वो क्या करता है, सफिशिएंट होता है स्टार्ट करने के लिए। एक चीज और पूछा जाता है कि भाई हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। कौन सा मशीन है, ये सेल्फ स्टार्टिंग है। तो हम स्टार्टर किस लिए यूज करता है, व्हाई द नीड ऑफ अ स्टार्टर इन द केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, इस बार आना चाहिए पेपर में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, व्हाई द नीड ऑफ अ स्टार्टर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टार्टर।
तो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं कि नीड ऑफ स्टार्टर क्या है और कितने टाइप्स के हमारे स्टार्टर यूज होते हैं। तो देखिए, नीड ऑफ स्टार्टर, नीड ऑफ स्टार्टर होता क्या है कि जैसे मान लो हम मोटर को, 3 फेज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट एसी सप्लाई दे दें, ठीक है जी। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी रेटेड करंट या फुल लोड करंट 10 एम्पियर है। जैसे हमने इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दिया तो स्टार्टिंग करंट जो होती है 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन रेटेड करंट, मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10 एम्पियर, और हमने 1 पर जैसे इस डायरेक्ट कर दिया तो ये कितना हो गया भाई 15 एम्पियर। जैसे मान लो गाड़ी को आपने स्टार्ट किया और शुरू में ही 100-200 फुल स्पीड पे चला दीजिएगा तो डैमेज होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मोटर को यदि हम डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ देंगे तो स्टार्टिंग करंट रेटेड करंट से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मोटर हीटअप हो जाए, मोटर डैमेज हो जाए, तो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टर पर, तो प्रोटेक्शन ऑफ मोटर वी यूज द स्टार्टर, है ना। तो स्टार्टर, अब रही बात की कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेल्टा, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टर, है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों क्या होती है, कॉमन होती है, बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, और इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट दोनों भी कॉमन होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल कम होता है यूज हमारा, है ना, और इसकी वजह से हम लोग वेरिएबल वोल्टेज क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं यूनिट 2 में। यूनिट 2 पहला है सीरीज रेजोनेंस। ये सीरीज रेजोनेंस के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक तो सर्किट RLC होना चाहिए, ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। R L एंड C, R के क्रॉस जो ड्रॉप हो गया VR, L के क्रॉस VL, C के क्रॉस VC, है ना। सप्लाई दे दिया हमने V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा मान, है ना। फिगर पे आते हैं, ये सीरीज सर्किट है, करंट सेम होगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा I होगा, है ना। R के केस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, बोथ आर इन सेम फेज। L के केस में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, और C के केस में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा हमारा, उस केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है। VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। तो जब VL इक्वल टू VC हो जाएगा हमारा, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज IXL इक्वल टू IXC, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। I से I कैंसिल हो गया, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज XL इक्वल टू क्या हो गया, XC। तो हम ये भी बोलते हैं कि इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL जो होता है ओमेगा इंटू L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई F इक्वल टू 1 बाई LC। तो यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की यदि वैल्यू निकाले हमें फार इक्वल टू, तो ये आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इफ R इक्वल टू। फिर आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द टोटल वोल्टेज, है ना। VL बाई V और VC बाई V, यहां भी हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, तो VL इक्वल टू IXL, VC इक्वल टू IXC, I से X से कैंसिल, XL इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू जेड होता है, ओमेगा L, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बाई LC, L R अंडर रूट LC को लिख सकते हैं रूट L इंटू रूट C, एक L से कट जाएगा, रूट L बचेगा, दिस कैन बी रिटेन एज 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। ये दो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एज वेल एज क्वालिटी फैक्टर। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन 100% हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आएगा।
इसमें एक और पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस को हम एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, पिछली बार आया था 2 मार्क्स में, क्यों बोलते हैं भाई? एक्चुअली सीरीज रेजोनेंस में होता क्या है कि I इक्वल टू वी बाई जेड होता है और Z इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये वैल्यू मिनिमम होती है, ये मिनिमम होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। करंट मैक्सिमम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी सिग्नल होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। और करंट I की वैल्यू जो हो गया V बाई R होता है। पावर फैक्टर हमारा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। पावर फैक्टर 1 होता है। इंपीडेंस Z इक्वल टू क्या होता है आपका, R होता है। तो ये सारे फॉर्मूले यदि आप याद कर लेते हो तो सीरीज रेजोनेंस के 100% आपके पेपर में या तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा तो 100% हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट से, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, क्वालिटी फैक्टर से, पैरेलल रेजोनेंस से, मैं पैरेलल रेजोनेंस का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। फिर जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है मैं वो भी डिस्कस करते चल रहा हूं कि न्यूमेरिकल इन टॉपिकों से क्या क्या आता है ना। हमारे जो यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। पहले इन टॉपिक को आप करिए, देन आप जाइए बाकी के अदर टॉपिक्स पे आप पे फोकस करिए। हम आते हैं पैरेलल रेजोनेंस में, है ना। पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस यहां जो सर्किट होगी अब आर एल सीरीज में होगा, सी इसके साथ पैरेलल में होगा। ये आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ये वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी। यहां से आई आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। तो अब फेजर की बात करेंगे तो ये पैरेलल में है तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वोल्टेज। I2 जो है करंट है कैपेसिटर के क्रॉस, प्योरली कैपेसिटर है तो करंट अंडरस्टूड है लीड करेगा, कितना एंगल से, 90 डिग्री से। I1 है किसके क्रॉस, RL के क्रॉस, तो I1 जो है करंट लैग करेगा और सम एंगल फाई से। रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 cos फाई और ये हो जाएगा I1 sin फाई। तो पैरेलल रेजोनेंस में कहता क्या है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो सर्किट का शुड भी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। मतलब I2 माइनस I1 sin फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। I2 की वैल्यू जो हो जाएगी V बाई एक्स हो जाएगी। I1 की वैल्यू जो होगी V बाई जेड, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है, आप डेरिवेशन मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वीडियो में जाओगे तो, है ना। F इक्वल टू आता है 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आती है F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। और वहीं पे क्वालिटी फैक्टर की भी जो वैल्यू आती है सेम आती है, जो सीरीज की आती है 1/R अंडर रूट L बाई सी। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, या तो डेरिवेशन आएगा, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स आएगा। यहां पे क्या होता है, जो करंट होती है I इक्वल टू V बाई जेड डी डायनेमिक इंपिडेंस, और इसकी वैल्यू आती है V L बाई आर सी डायनेमिक इंपिडेंस की वैल्यू। इस केस में करंट हमारा मिनिमम होता है। क्या होता है, इन द केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। जब करंट मिनिमम होता है तो इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट, है ना। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्वांटिटी व्हिच आर कॉमन फॉर बोथ सीरीज एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस। तो एक आप बताओगे, पावर फैक्टर दोनों के केस में 1 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है। और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो मैंने लिखा है 1/R अंडर रूट L बाई सी। पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर जो होता है दोनों के केस में क्या होता है, सेम होता है। ये टॉपिक से आपके या तो डेरिवेशन आएंगे, 100% नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा, है ना। एक लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर लेना, F1 इक्वल टू FR माइनस R अपॉन 4 पाई L। F2 इक्वल टू होता है FR, मतलब माइनस का जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, F2 इक्वल टू FR R अपॉन 4 पाई L, है ना। फिर एक रिलेशन होता है क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैं लिख दे रहा हूं, उससे रिलेटेड भी कभी कभी पेपर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू FR अपॉन बैंडविड्थ, ये कभी कभी इससे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आ जाता है। अब आते हैं कि सबसे जो क्वेश्चन आता है RLC सीरीज सर्किट से, ये जरा ध्यान रखिए, RLC सीरीज सर्किट L हमेशा दिया होगा वो हेनरी में दिया, ये ओम में दिया होगा,
ये हेनरी में, कभी कभी मिली हेनरी में दिया होता है तो हेनरी में कन्वर्ट करना है आपको। ये माइक्रो फैरेड में दिया होता है तो इसको फैरेड में होना चाहिए, यूनिट का ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जाता है करंट, तो I इक्वल टू हमेशा लिखिएगा V बाई जेड। I इक्वल टू V बाई R जो होता है वो डीसी में ध्यान रखिएगा, डीसी जो पढ़ा फर्स्ट यूनिट में होता है। सेकेंड यूनिट I इक्वल टू V बाई जेड। जब भी RLC होगा तो Z इक्वल टू याद कर लीजिए अंडर रूट क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL, कुछ भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। XL क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल। XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और ये होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ एंड सी होता है। आई निकल गया। जेड निकालने के लिए जेड इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा इंपिडेंस निकालने के लिए, है ना। फिर पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, हमेशा इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए, 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर एक्टिव पावर ध्यान रखिएगा P इक्वल टू वी आई cos फाई, इसकी यूनिट वॉट होती है। रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई, अपेरेंट पावर S इक्वल टू V इंटू आई, और ये आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है आरएमएस। कैसे पहचानोगे कि ये आरएमएस है या मैक्सिमम है, तो यदि डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा मान लो 220 वोल्ट 230 वोल्ट 240 वोल्ट तो आरएमएस होगी। यदि यही दे दिया कि 100 साइन ओमेगा टी, तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू, साइन ये कॉस के साथ दिया होगा तो कौन सी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, और डायरेक्ट यदि वो वैल्यू दिया होगा तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी। अब आते हैं इसके और भी एक दो फॉर्मूले हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, है ना। ये टॉपिक्स भी आपको करना है कि हाउ टू फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म लाइक साइनसोइडल वेवफॉर्म, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। जनरली हमें फाइंड क्या करना क्या होता है, हमें क्वेश्चंस में हमें फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर केएफ से डिनोट करते हैं, फॉर्म फैक्टर केएफ से डिनोट करते हैं, और ये होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, है ना। सिमिलरली पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर को हम केपी से डिनोट करते हैं, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर में होता है आरएमएस अपॉन एवरेज, पीक में क्या होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, दोनों में ध्यान रखिए आरएमएस होता है, तो पीक में न्यूमरेटर में मैक्सिमम होता है, तो ये 2 नंबर में आता है डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। या आपको साइनसोइडल वेवफॉर्म या हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू फाइंड करनी होती है, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो आरएमएस और एवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आरएमएस के लिए मान लो वोल्टेज के लिए निकालना है तो कुछ नहीं, वी आरएमएस इक्वल टू 1 बाई टी 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, एंगल होगा तो डी टी लिखेंगे। टी क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। बट आप इन द केस ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज में अलग होता है, हाफ के लिए सॉरी हाफ के लिए 2 बाई टी 0 से 2 बाई टी वी इंटू डी टी, ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए होता है। अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए वी एवरेज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी वी इंटू डी टी, टी वही क्या है आपका टाइम पीरियड। तो आपको आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका आता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, स्क्वायर वेवफॉर्म एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। कभी कभी ये भी प्रूफ करने आता है कि आप एवरेज पावर जो होता है इन द केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, एवरेज पावर जो होता है वो 0 होता है, मतलब एवरेज पावर प्रूफ कर दो 0 होता है इन द केस ऑफ इंडक्टिव प्योरली या इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव। तो मेरे जाके नोट्स में 1 शॉट वीडियो में जाएंगे आप तो पूरी डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 3 टाइप के पावर होते हैं, ये भी लिखने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, कौन कौन से, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, है ना। 3 टाइप के पावर, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। एक्टिव पी से डिनोट करते हैं, वी आई cos फाई होता है, यूनिट इसकी वॉट होती है। रिएक्टिव वी आई साइन फाई, ये होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अपेरेंट
एस इक्वल टू वी आई, ये क्या होता है यूनिट वोल्ट एम्पियर। इनके बीच रिलेशन रेल से कुछ नहीं, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ट्रायंगल के टर्म्स में कभी कभी आ जाता है तो ये एस हो जाता है, ये पी हो गया और ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया। ओके, अब आते हैं यूनिट 1 में, है ना, कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या करना है। यूनिट 1 है ये बड़ी न्यूमेरिकल, इसके बड़े लेंदी आते हैं, इसलिए यूनिट 1 के न्यूमेरिकल से आपको बचना है, क्योंकि आप सही से कर पाते या नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए ऑप्शन में देखो कि यूनिट 1 के ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको करने की कोशिश करो। पहले आता हूं मैं यूनिट 1 में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है भाई, व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, मैक्सिमम पावर की पी मैक्स इक्वल टू होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH थेवेनिन वोल्टेज, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इस केस में इफिशियंसी जो होती है वो 50% होती है। कितनी होती है 50%। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप जाओगे तो देखोगे मैंने ऑलरेडी करा रखा है या यूनिट 1 के 1 शॉट वीडियो में। तो मैक्सिमम पावर तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है आपका डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये डेल्टा है भाई, ए बी एंड सी, R1 R2 एंड R3, ये हो गया स्टार, ए बी एंड सी। देखिए कितना जादू तरीके से मैं लिखवाता हूं, ये RA RB एंड RC। मान लो हमें डेल्टा टू स्टार करना है, क्या करना है डेल्टा टू स्टार, तो इट मीन्स हमें R1 R2 एंड R3 नोन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RA। RA कैन बी रिटेन है, देखो A से कौन कौन से पेनिट्रेटेड है, R1 R2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे तीनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली मान लो मुझे RB फाइंड करना है, तो B से कौन कौन कनेक्टेड है, R2 एंड R3, तो RB कैन बी रिटेन एज R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली C फाइंड करना है, कोई बात नहीं भाई, RC इक्वल टू R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये क्या हो गया डेल्टा टू स्टार। तो कभी कभी क्या होता है, एक डेरिवेशन आ गई, देखिए इन दोनों में से एक डेरिवेशन इस यूनिट में आएगा ही आएगा, तो मैक्सिमम पावर दोनों भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही आता है, दोनों डेरिवेशन। ये हमारे 1 शॉट वीडियो में जाओगे तो मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल में ये डेरिवेशन कराई हुई है। ये जो वीडियो है आपको इसको अपने नोट्स बना लेना है, इस नोट्स बना लोगे तो आप किसी से अच्छे मार्क्स ला दोगे। इससे रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेना और थोड़े बहुत थ्योरी और डेरिवेशन देख लेना, है ना। अब आते हैं इसके जस्ट उल्टा, स्टार टू डेल्टा में, मतलब हमें क्या दिया है, RA RB RC नोन है, अब फाइंड करना है R1 R2 R3। कोई बात नहीं, R1 किससे रिलेटेड है, A और C से, तो R1 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो RA प्लस RC, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो नहीं शामिल है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब चलते हैं RB पे, B का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सॉरी R2 के, R2 का मतलब क्या है RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB, और जो नहीं शामिल है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। R3 किसके बीच का है, B एंड C, तो R3 इक्वल टू क्या हो गया RB प्लस RC RB इंटू RC अपॉन RA। तो ये तो हो गया डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, इससे रिलेटेड डेरिवेशन आते हैं, है ना। और कभी कभी आता है कि तीनों रेजिस्टेंस मान लो इक्वल हो तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कि R स्टार निकाल रहे हैं, तो ये हो गया RD स्क्वायर अपॉन 3RD, कैंसिल हो गया, तो रिलेशन आ गया RS इक्वल टू क्या आ गया RD बाई 3, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो दो टॉपिक है जो मेन टॉपिक है इस यूनिट का, इसका डेरिवेशन 100% आएगा ही आएगा, इसे कर लेना पेपर में। यदि डेरिवेशन नहीं आता है, मान लो आपकी किस्मत खराब हो, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, इसीलिए ना। तो डेरिवेशन यूनिट 1 में ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करने ही करने हैं। इसे अच्छे से कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा है। अब आते हैं
तीन थ्योरम है हमारे। पहला वही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एमपीटी, दूसरा है थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, ये समझिए मजेदार चीज मैं बता रहा हूं। तीसरा है नॉर्टन थ्योरम, पिछली बार 10 नंबर में आया था, थेवेनिन और नॉर्टन का स्टेटमेंट लिखना था। देखिए इसमें भी सर्किट है, मैक्सिमम पावर में एक सोर्स है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक लोड रेजिस्टेंस है, आरएल है, आर नॉट है और ईजी है। तो मैक्सिमम के केस में भाई आर नॉट इक्वल टू आर एल, और ये क्या होना चाहिए, आरटीएच के इक्वल होना चाहिए। और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो पी मैक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, VTH स्क्वायर अपॉन 4। थेवेनिन थ्योरम में भी थेवेनिन की जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है, एक सोर्स होता है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है, इसको RTH बोलते हैं, इसको VTH बोलते हैं। तो करंट निकालेंगे तो सीरीज में तो I कैन बी रिटेन क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब आते हैं नॉर्टन्स में। नॉर्टन्स में करंट सोर्स होगा, उसके बाद पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, और एक आपका क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस RL RN, और ये हो गया मान लो I हो गया, है ना, या नॉर्टन करंट बोल दो इसको। अब यहां पे I निकालना है, करंट डिवाइडर रूल लगा दे हम, IL इक्वल टू टोटल करंट क्या हो गया IN, इसके पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो गया RN, जो न्यूमरेटर में लिखते हैं उसी को डिनोमिनेटर में, और जहां निकालना होता है क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पिछली बार जो आया था कि थेवेनिन एंड नॉर्टन को इंटररिलेट करो, तो थेवेनिन इज लाइक ए वोल्टेज सोर्स होता है, के साथ सीरीज रेजिस्टेंस होता है, अनाइट रेजिस्टेंस होता है। नॉर्टन्स क्या होता है, करंट सोर्स होता है, के साथ पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। थेवेनिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्टन एंड नॉर्टन कैन बी कन्वर्टेड इनटू थेवेनिन, क्योंकि हमने पढ़ा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, when a voltage source is connected with a finite resistance, then you can convert voltage source into current source with parallel resistance and the value of resistance will be same। ये प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं। अब जरा न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं। देखिए यहां पे RTH और RL मैक्सिमम पावर के केस में इक्वल होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। हमारे लिए जो दो RTH और VTH यहां भी है, RTH और VTH यहां भी है, और RL है, और यहां पे क्या है आपका IN है। आपको नॉर्टन के केस में चलते हैं। तो अब थेवेनिन एंड नॉर्टन में RL की वैल्यू जो होगी वो गिवन होगी, ऑलरेडी हमारे पेपर में क्या होगी, गिवन होगी। यहां भी ये भी क्या होगा आपका गिवन होगा। यहां पे जो RN होता है वो RTH के इक्वल होता है, चलो भाई वाह। यहां पे जो RL है वो इक्वल होता है RTH के, ध्यान देने वाली बात है। इस केस में मैक्सिमम पावर केस में यहां पे अलग अलग चीजें हैं। VTH तो हमारे लिए जो अननोन है वो VTH एंड RTH, यहां भी IN कैन बी रिटन एज, IN को मैं लिख सकता हूं, ये होता है VTH बाई RTH। मतलब क्या है कि यदि आप VTH एंड RTH फाइंड करना सीख जाएं, आप मैक्सिमम पावर का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, थेवेनिन का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, एंड नॉर्टन्स का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी पेपर में आता है कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करना होगा तो जरूरी नहीं है कि लोड गिवन हो, है ना, ये नहीं दिया रहता है, कोई बात नहीं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू VTH एंड RTH, ये पुट कर दो। यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है VTH का तो ऐसा सिंबल होगा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप डिटेल में हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH मेरे वन शॉट वीडियो या इलेक्ट्रिकल साइंस के लेक्चर में जाओगे प्लेलिस्ट में, तो दिया हुआ है कि हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH, हम कैसे हम लोग VTH एंड RTH की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़े से और थ्योरम्स है, KCL एंड KVL ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। KCL KVL क्या होता है, पेपर में वैसे कम आता है KCL एंड KVL, है ना। KCL, the algebraic sum of incoming current and outgoing current is equal to 0 at a node and junction। KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी भी मेश या लूप में, है ना, जितना भी वोल्टेज होगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सारे सम क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। अब जाकर के ये चीजें बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मेरे नोट मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। एक है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में करते क्या है, हम करंट फाइंड करते हैं, वो जो करंट होती है ड्यू टू ऑल द सोर्सेज अवेलेबल इन द सर्किट, सोर्सेज में भी वोल्टेज सोर्स, सोर्सेज में भी करंट सोर्स, है ना। लिमिटेशन होता है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट, है ना, लीनियर एलिमेंट होने चाहिए, और एटलीस्ट यू हैव 2 और मोर देन 2 सोर्सेज होना चाहिए। उसके बाद आइडियल सोर्सेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स,
कुछ नहीं कहता है। आइडियल कहता है कि जो भी सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा वो लोड के क्रॉस होगा। सोर्स वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड वोल्टेज। तब होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी भी जीरो। कोई मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि भाई जितना सोर्स के क्रॉस, जैसे जितना पेपर में आप पढ़ के जा रहे हो सारा पेपर में लिख दे रहे हो और जितना आपने पेपर में लिखा सारे उतने ही मार्क्स आ गया। तो सोर्स वोल्टेज नेवर इक्वल टू लोड वोल्टेज। एक्चुअली आइडियल वोल्टेज सोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है। तो जब आइडियल नहीं होता है तो प्रैक्टिकल्स होता है। तो प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है कि एक सोर्स वोल्टेज होगा और इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। ये लोड हो गया, ये मान लो VL, मान लो इसको VL, इसके क्रॉस वोल्टेज VL हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस फाइनाइट लगा दिया VS हो गया। तो रेजिस्टेंस होगा तो कोई ना कोई ड्रॉप होगा। इट मींस VS इज नेवर इक्वल टू VL। ये होता है प्रैक्टिकल सोर्स। तो जो भी हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल्स होता है, आइडियल नहीं होता है ना। आइडियल करंट में भी होगा सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, ये याद रखना है। ये पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट के सोर्स में इंफिनिटी होता है। और आइडियल सोर्सेज रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है, दैट्स व्हाई आइडियल वोल्टेज सोर्स नेवर कन्वर्टेड इनटू आइडियल करंट सोर्स। हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आता हूं, हाँ ये पूछा जाता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की इन विच कंडीशन वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। तो आप बताओगे कि व्हेन वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विद ए सीरीज रेजिस्टेंस, फाइनाइट सीरीज रेजिस्टेंस होगा, देन वी कैन कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। उसके बाद है आपका एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ये 2 नंबर में आते हैं, एक्टिव और पैसिव। जिसके पास अपनी एनर्जी होती है एक्टिव होता है, जो एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है। पैसिव जिसके पास अपनी नहीं होती है, जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये हो गया वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, है ना। उसके बाद लीनियर एलिमेंट, जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो लीनियर होता है। नॉन लीनियर, ये रेजिस्टेंस इसका एग्जांपल है। नॉन लीनियर जो भी डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया आपका, है ना, ट्रांजिस्टर हो गया। तो उसके बाद यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब है जिसमें भी करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगी उसको यूनिलेटरल बोलते हैं, लाइक डायोड हो गया। बाइलेटरल जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है वो बाइलेटरल होता है, लाइक आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, रेजिस्टेंस ये लीनियर भी होता है और बाइलेटरल भी होता है, भी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज एलिमेंट विच इज लीनियर एज वेल एज बाइलेटरल। उसके बाद डिपेंडेंट, कभी पेपर में सारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। देखिए डिपेंडेंट का मतलब है कि अंडरस्टूड है किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। जब भी किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा उसको डिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे और जो नहीं डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। 4 टाइप के आपके ये डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब टॉपिकों को, उसके बाद एक बच गया नोडल एनालिसिस। नोडल में हम लोग KCL अप्लाई करते हैं, है ना। नोडल एनालिसिस के आप जाकर के मेरे फिर वहीं प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो। नोडल एनालिसिस में हम KCL अप्लाई करते हैं, लूप और मेश एनालिसिस में हम KVL अप्लाई करते हैं और उन दोनों में करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से शेयर करें कि जो भी बच्चे परेशान हैं उनको फायदा मिले, है ना। और बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। और मैं अभी हो सकता है कि रात को जितने भी फॉर्मूलाज हैं, है ना, जितने भी फॉर्मूले हैं आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में, वो भी आपको लिख दूंगा और उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन करने हैं मैंने लगभग मैक्सिमम पोर्शन कर दिया है। आप इस वीडियो को देख लोगे तो लगभग आपका पेपर बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं एक साथ एक फॉर्मूले लिख दूंगा सो दैट कि आप और इजीली इसको देख सकते हो, ओके। यदि कोई सजेशन है तो आप इसमें सजेशन भी देख सकते हो। मेरे पीडीएफ के नोट्स भी आप जाओगे प्लेलिस्ट में, वीडियो में जाओगे आप, है ना।
वीडियो में जाओगे तो प्लेलिस्ट के वन शॉट वीडियो है यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 या यूनिट 4 में, वो नोट्स के साथ है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रिकल साइंस में जाओगे तो लेक्चर वाइज सारे नोट्स मेरे अवेलेबल है ना। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।